का होगा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता एमडीडीएम कॉलेज में जूलॉजी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है और ये CSIR नेट जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से यह उपलब्धि प्राप्त की है। रिसर्च पेपर भी इनके कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश्ड हैं और इन्हें यंग प्रोफेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और हम लोग कल तक तो अर्चना जी को एक नवजात शिक्षक के रूप में जानते थे, आज एकाएक लगा कि ये HOD हो गई हैं, इसलिए इनको बधाई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल गई है और ईश्वर इन्हें अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने में इनकी मदद करेंगे। हम लोग भी पीछे पीछे ईश्वर के साथ रहेंगे। तो आदरणीय अर्चना मैडम से निवेदन है कि अपना वक्तव्य शुरू करने की कृपा करें। मैडम आपका माइक म्यूट है, अर्चना जी का माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग चेयरमैन सर, respected Professor Amrendra Thakur sir, and Prayatna Director Mr. Prabhat Kumar ji, and Sir Professor SMP Singh sir, Poonam ma'am, and all other guests and all participants. And I am thankful to Professor SMP Singh sir and Prayatna Group for giving me this opportunity. मैं अपना आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, बहुत पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो मैं प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हेलो जी, दिख रहे हैं मैम, दिख रही है मैम। जी सर, जी सर। तो मेरा आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जितने भी एक जगह पर, एक एरिया पे, चाहे वो एक छोटी सी जगह हो या बड़ी जगह हो, उसमें जितने भी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो सब मिला के एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। उस जगह की बायोडाइवर्सिटी उन्हें कहते हैं। सो जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। ये जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, इट वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर रोजेन, लेकिन एडवर्ड विल्सन इनको फादर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है, बिकॉज ही पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। सो इट इज एक्चुअली द डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और जितनी भी तरह की लाइफ, जो भी ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ विच विल प्रेजेंट, ऑल डिनोट्स द बायोडाइवर्सिटी। Now, there are various levels of biodiversity, or we can say types of biodiversity. First is genetic biodiversity, second is species biodiversity, and third is ecological biodiversity. तो हम एक एक करके इनको लेंगे। फर्स्ट है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर जीन लेवल पर, उनकी जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है, जो भिन्नता होती है, उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। सो डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि इसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज है, उसमें जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है, वो सब जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ जाएंगी। तो इट कैन बी विद इन द स्पीशीज और बिटवीन द स्पीशीज। सो it is very important because it helps an individual or an species to adapt to particular environment change. एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक अलग अलग तरह की एक स्पीशीज में अलग अलग तरह की जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी कभी एनवायरनमेंट चेंज होता है या कोई चेंजेस आते हैं,
तो जो अलग अलग तरह की जीन्स, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसी के कारण इंडिविजुअल जो होती है या पर्टिकुलर स्पीशीज होती है वो अपने आप को जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती है और अडेप्ट कर लेती है उसको। जैसे कि एक ये रोवुल्फिया वोमिटोरिया हिमालय में ये एक प्लांट है जो कि बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स, एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें खास बात ये है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है। इसमें जो अलग अलग स्पीशीज होती है उसमें ये जो एल्कलॉइड होता है, ये जो केमिकल होता है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इसकी मात्रा होती है ये, और ये अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, सब डिफरेंट होते हैं पोटेंसी के केस में या कंसंट्रेशन के केस में। तो इस तरह इसमें ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंडिया में मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स होती है राइस की। राइस एक स्पीशीज है, लेकिन इसकी जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे ये एक दूसरे को डिफरेंट कर देते हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है। इसी तरह मैंगो की 1000 से ज्यादा वैरायटी होती है। तो इस तरह ये भी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। जो सेकेंड लेवल है बायोडाइवर्सिटी का, उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं, जो कि स्पीशीज लेवल पे है। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमें कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिल रही हैं, वो हमें स्पीशीज, उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, डॉग्स हैं, मैंगो प्लांट्स हैं, नीम प्लांट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, तो वो सब मिला के वहां की डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी बनाएगी। जैसे यहाँ पर भी पिक्चर में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में है, तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीशीज, एम्फीबियन मतलब कि फ्रॉग्स, टोड्स और इससे रिलेटेड जो स्पीशीज होती है उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड। इसके अलावा जो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम उसके 3 टाइप्स में या 3 बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। एक तो हो गया स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज अबेंडेंस और टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में या लोकेलिटी में कितनी तरह के स्पीशीज है, कितने डिफरेंट वेराइटीज के स्पीशीज है। जितनी ज्यादा डिफरेंट वेराइटी के स्पीशीज होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे, उस लोकेलिटी की, उस एरिया की स्पीशीज उतनी रिच होगी। स्पीशीज अबंडेंस में होता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज में, एक एरिया के जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है उनमें हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने नंबर हैं, तो उसके हिसाब से स्पीशीज अबंडेंस होगी। हर एक स्पीशीज के अंदर अगर जो अबेंडेंस होते हैं यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसको हम हाई बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। लेकिन अगर किसी स्पीशीज में मान लीजिए 100 एनिमल्स हैं और किसी स्पीशीज में 1 या 2 ही है, तो हम उसको रिच इन बायोडाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, उसको लो बायोडाइवर्सिटी की एरिया या लो बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। थर्ड होता है टेक्सोनोमिक बायोडाइवर्सिटी या फिलोजेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में। अब थर्ड टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी है, थर्ड लेवल की बायोडाइवर्सिटी या थर्ड टाइप की बायोडाइवर्सिटी, इसको हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी होती है ये इकोसिस्टम लेवल पर होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर बहुत बड़े जियोग्राफिकल रीजन में, मे बी एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट, उसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। जैसे कि इंडिया में डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी हैं, एस्चुरीज भी हैं और कोरल रीफ्स भी हैं, वेटलैंड्स हैं, अल्पाइन मीडोज हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम एक बड़ी लार्ज एरिया में, एक लार्ज कंट्री में या एक लार्ज जियोग्राफिकल लोकेशन कॉन्टिनेंट्स में है, तो इसको हम इकोसिस्टम लेवल पे या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो एक और हाई लेवल का टर्म आता है जो इनसे थोड़ा ऊपर है, वो है ग्लोबल लेवल पर कि टोटल अर्थ में कितनी स्पीशीज है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ये है नंबर ऑफ स्पीशीज इन अर्थ,
तो इसमें ये IUCN के अकॉर्डिंग अभी तक अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब कर दी गई हैं, जिसमें कि 70% एनिमल्स हैं और 22% प्लांट्स हैं। और रॉबर्ट मे एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी पर बहुत काम किया है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स में काम किया। उन्होंने अपना एक ग्लोबल एस्टिमेट दिया है। उनके हिसाब से कम से कम अर्थ में 7 मिलियन स्पीशीज होनी चाहिए थी, और उनका ये मानना है कि ओनली 22% स्पीशीज ही हमको पता है। जो 1.5 मिलियन है वो सिर्फ जितनी टोटल स्पीशीज एग्जिस्ट करती है उसकी 22% ही है। तो और भी अभी ढूंढना बाकी है या डिस्कवर करना बाकी है। तो उनके अकॉर्डिंग जो 70% एनिमल्स हैं और 22% प्लांट और फंजाई है, जिसमें कि इनसे सबसे ज्यादा है 70%। और इसी तरह जो फिशेस हैं वो मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस इनके बराबर है। इंडिया में जो लैंड एरिया होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, लेकिन इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन है, वो 8.1% है। इसलिए इंडिया जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है, जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है वर्ल्ड की, ऐसी कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन अभी तक प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कुछ रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ लेबोरेटरी में इनको कल्चर नहीं किया जा सकता, या इनकी प्रॉपरली टैक्सोनॉमिक मेथड्स नहीं पता कि इनको काउंट किया जा सके, तो वो अभी लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड होती हैं। देन पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने अभी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी किस तरह एग्जिस्ट करता है, तो जो इसका पैटर्न्स का जो मेन कॉज है कि वो अभी इतना पता नहीं चल पाया है। मेनली इसमें जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो है एबायोटिक एंड क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट के जो डिफरेंसेस होते हैं या चेंजेस होते हैं, इनके कारण ये पैटर्न्स डिफर करते हैं। सबसे पहले इसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में ये बताया गया है कि जो इक्वेटर होता है, जो ये जीरो जो इक्वेटर है, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, मतलब दिस इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाएंगे, दोनों तरफ पोल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए जितने भी रीजन्स हैं इक्वेटर के आसपास हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इंडिया का ये रीजन भी, इंडिया भी ऑलमोस्ट इन कंपैरिजन टू अमेरिका या अदर कंट्रीज ये पास में है, इसलिए इट इज ऑल्सो हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज है, ये कोलंबिया में 1400 स्पीशीज है अप्रोक्सीमेटली, जो कि इक्वेटर के पास है, और इंडियन ट्रॉपिक्स में इसमें मोर देन 1200 स्पीशीज है। लेकिन न्यूयॉर्क जो थोड़ा ऊपर आ जाता है उसमें 105 स्पीशीज है, और ग्रीनलैंड जो कि पोल्स के थोड़ा पास होता है, इक्वेटर से दूर है, उसमें ओनली 56 स्पीशीज हैं। इसी तरह जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं, जैसे इक्वेटर वगैरह में, जो कि इक्वेटर के पास है, वहां पे 10 टाइम्स ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं इन कंपैरिजन टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन्स। इसका क्या रीजन है, क्या कॉज है? कि देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको कि लंग्स ऑफ प्लैनेट या लंग्स ऑफ हार्ट कहते हैं, जिसे मोर देन 20% ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से ही होता है। तो इसमें मोर देन 40,000 plants, 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates. That means it is very, very rich in biodiversity. इसके क्या रीजन है? इसके बहुत सारे रीजन है कि ये जो
इक्वेटर के साइड में या ट्रॉपिक के साइड में हाई बायोडाइवर्सिटी, जबकि पोलर रीजन में कम है। तो इसके मेनली इसको 3 रीजंस जो टॉप रीजन है वो बताए हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिक्स हैड मोर एवोल्यूशनरी टाइम। दैट मीन्स जो एवोल्यूशन हुआ है ट्रॉपिक्स का उसको बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि पोलर रीजन में बहुत बार इसमें ग्लेसिफिकेशन हो गया है। बार बार इसमें जो भी एस्टेब्लिश्ड स्पीशीज होती थी वो ग्लेशियर्स के कारण या ग्लेसिफिकेशन के कारण, इन सब के कारण वो हट जाती थी और फिर न्यू स्पीशीज एस्टेब्लिश होती थी। इस तरह इन जो स्पीशीज थी वो बार बार बहुत बार डिस्ट्रॉय हुई है और रीस्टेब्लिश हुई है। तो इसलिए इसमें इवोल्यूशनरी टाइम कम है, जबकि ट्रॉपिक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस रही हैं। तो वहाँ इवोल्यूशनरी टाइम ज़्यादा था, स्पीशीज ज़्यादा इवॉल्व हुई, अपने को सेटल डाउन की और वेल एस्टेब्लिश्ड हुई, और इससे और डिफरेंट स्पीशीज बनी। तो इसलिए ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। सेकेंडली ये भी कांस्टेंट एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, जबकि ग्लेसिफिकेशन के कारण टेम्परेट जोन्स में जो क्लाइमेट है बहुत ही जल्दी बदलता है, बहुत कांस्टेंट नहीं रहता, बहुत जल्दी बदलता है। जबकि ट्रॉपिक्स में इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसके कारण स्पीशीज अच्छे से एस्टेब्लिश होती हैं और फर्दर इनमें डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, जिससे न्यू स्पीशीज बनती है। और ये इसका रीजन है कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हाई है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि सोलर एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा यहाँ पर सनरेज आती है या सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन्स और पोलर रीजन्स। तो इसके कारण भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो इसलिए यहाँ पर सक्सेसफुली लाइफ स्टेब्लिश हो जाती है और सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो दैट इसीलिए यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हाई है। सेकेंड पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, इट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। पहले मैं आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बताया, दैट मींस इक्वेटर से लेके पोल्स तक कम होती जा रही है। सेकेंड इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें हमबोल्ट ने स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि जो स्पीशीज रिचनेस है वो जैसे जैसे हम अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, जैसे हम एक छोटी जगह को ऑब्जर्व करेंगे, सपोज कर लीजिए कि हम एमडीडीएम कॉलेज में ऑब्जर्व करते हैं, तो जो वहां की जितनी स्पीशीज होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू अगर हम पूरा मुजफ्फरपुर को अपने ऑब्जर्वेशन एरिया में ले ले। तो सिमिलरली पूरे इंडिया को लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज या नंबर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होगा, पहले तो इंक्रीज करेगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा तो इट विल बी कांस्टेंट एंड इट विल बी लिमिटेड, इट विल नॉट इंक्रीज एनी मोर। इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ दिया था, इसको हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ कहेंगे, जिसमें कि हम एक रेक्टेंगुलर जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये मिल रही है। तो इसमें देखिए जैसे जैसे हम ये एरिया इतना है तो स्पीशीज इतनी है, जैसे जैसे एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई। लेकिन आफ्टर सर्टेन लेवल इधर यहाँ पर आने के बाद चाहे एरिया कितनी भी बढ़े लेकिन स्पीशीज रिचनेस उतनी ही रहती है। एंड इट इज गिवन बाय equation S is equal to C A to the power Z, where S is species richness, C is area, and C is y-intercept, and A is area, and Z is a coefficient कांस्टेंट, रिग्रेशन कांस्टेंट। और इसके बाद इसमें ये जो ब्लू लाइन है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें इतनी ठीक से स्टडी नहीं हो पाती है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन दी जिससे कि हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन को, और इससे हम जिससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले जो कि इजीली हमको बता सकती है कि अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है।
जो z की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट है, रिग्रेशन कांस्टेंट, जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो छोटी एरिया के लिए ये 0.1, जैसे कि कोई भी एरिया ले ली, कोई सिटी ले ली, कोई कंट्री ले ली, तो उसमें 0.1 से 0.2 है। लेकिन लार्ज एरियाज के लिए जैसे कॉन्टिनेंट, उनके लिए ये 0.6 से 0.2 है, जिसमें कि ये ग्राफ बहुत चीपर होता है, जो कि शो करता है कि बायोडाइवर्सिटी रिचनेस बहुत हाई है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट तरह के स्पीशीज मिलती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसकी इम्पोर्टेंस एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं डेविड टिलमैन, इन्होंने बताया, इन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी या जो उसकी आउटकम्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस पॉसिबल है। इन्होंने पॉल एरलिख ने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी बताने के लिए रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, जिसमें उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर किया है कि सपोज कीजिए इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है और इसमें जो डिफरेंट स्पीशीज है वो रिविट्स है, दैट मीन्स नट्स, जिससे कि डिफरेंट पार्ट्स जुड़े हुए हैं। तो अगर हर एक जो उसमें इंसान बैठा है वो एक एक नट बोल्ट लेके चला जाता है, तो स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लाइट में इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारी नट्स चले जाएंगे तो उसमें फर्क पड़ने लग जाएगा और वो डेंजरस होगा। तो इसी तरह हमारे इकोसिस्टम में भी एक दो स्पीशीज अगर गायब होती हैं या कम होती हैं तो पहले फर्क नहीं पता चलता, लेकिन जब बहुत एक साथ धीरे धीरे करके हट जाएंगी तो इकोसिस्टम में डेंजरस रिजल्ट्स आ सकते हैं और उसकी फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। और इसी तरह कुछ विंग एरिया में जैसे नट बोल्ट्स होते हैं वो हटा दिए जाएंगे तो एकदम से एयरप्लेन का जो बैलेंस से बिगड़ जाएगा। इसी तरह कुछ की स्पीशीज होती है, कुछ स्पीशीज होती है इकोसिस्टम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और अगर ऐसी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए या रिमूव कर दी जाए तो नेचुरली बहुत जल्दी इकोसिस्टम में इल इफेक्ट्स या उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या लॉस होता है तो इसको बायोडाइवर्सिटी का लॉस कहते हैं या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये ऐसे सारे रिकॉर्ड्स रखती है, इन्होंने एक रेड लिस्ट बना रखी है जिसमें वो सारे ऐसे रिकॉर्ड्स रखती है कि कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है या कौन कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली है या कौन सी थ्रेटेंड है या कौन सी अभी कम है। तो इनके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 902 स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और ये कुछ पहले की स्पीशीज हैं जो कि डोडो, क्वेगा, शिलर सी काऊ, ये सब पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कुछ रिसेंट अभी इस समय 1,47,500 स्पीशीज IUCN के लिस्ट में है और 41,000 से ज्यादा स्पीशीज थ्रेटेंड है। तो जिनका की एक्सटिंक्शन they are believed to get extinct। तो इनमें 41% एम्फीबियंस है, 38% शार्क्स एंड रेज है, 34% कॉनिफर्स है, 33% कोरल रीफ्स, 27% मैमल्स हैं और 13% बर्ड्स है। और अभी जो वेरी रिसेंटली 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से 8 रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो हैं वो हैं आइवरी बिल्ड वुडपेकर जो कि 2021 में एक्सटिंक्ट हुई थी और ये नॉर्थ अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका से एक्सटिंक्ट हुई थी।
देन स्प्लेंडेड पॉइजन फ्रॉग 2020 में एक्सटिंक्ट हुआ था। ये रेड कलर के फ्रॉग्स थे जो कि वेस्टर्न पनामा से एक्सटिंक्ट हो गए 2020 में। देन लेक लेनाओ फ्रेश वाटर फिश जो कि 2020 पर में एक्सटिंक्ट हो गई थी। ये फ्रेश वाटर फिशेज होती है बारबोडस जीनस की। इनकी अप्रोक्सीमेटली 17 स्पीशीज थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई फिलीपाइंस से। फिलीपाइंस में ये लेक है लेनाओ फ्रेश वाटर लेक, वहां से एक्सटिंक्ट हो गई है। देन स्मूथ हैंड फिश 2020 में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये भी एक फिश है जो कि तस्मानिया के कोस्टल वाटर बॉडीज से एक्सटिंक्ट हुई है। ब्राम्बल के मिलोमेस 2019 में एक्सटिंक्ट हुई। एक मैमल है, रोडेंट है, और ये नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गया है। फिर स्पिक्स मैकाओ, ये बर्ड 2019 में एक्सटिंक्ट हुई है ब्राजील से। देन बाजी चाइनीज डॉल्फिन है ये, जो कि चाइना से एक्सटिंक्ट हो गई 2017 में। एंड वेस्टर्न ब्लैक राइनोसरस 2011 में एक्सटिंक्ट हो गए सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड से। तो ये कुछ स्पीशीज थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई। So more than 41,000 species are in the threat of extinction. तो अभी प्रेजेंटली जो करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट है ये 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम से। पहले जैसे एक्सटिंक्शन था वो बहुत कम था क्योंकि लोग नेचर के करीब ज्यादा थे, बट जैसे जैसे अब दूर होते जा रहे हैं तो ये एक्सटिंक्शन रेट, जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है स्पीशीज का, स्पीशीज जो गायब होते जा रहे हैं, ये बहुत फास्ट हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा तो लगभग 100 ईयर्स में ही आधे से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। थैंक यू मैडम। ओके सर। थैंक यू अर्चना जी, यू हैव डन ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा। एंड आई थिंक हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज के वेबिनार में उनको बहुत लर्निंग हुई होगी, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को हुई ही होगी, और भी जो जनरल सिटीजन्स हैं, पब्लिक हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें, हम तो खुद बायोलॉजिस्ट हैं लेकिन अर्चना जी के डाटा से हमें भी बहुत सारी चीजें आज जानकारी में मिली। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमको आशा है कि प्रयत्न संगठन के निदेशक प्रभात जी फिर आपको आगे किसी विषय पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे और आप उनको स्वीकार करेंगी। और एमडीडीएम कॉलेज की आपकी छात्राएं बहुत भारी संख्या में इसमें, और जूलॉजी की छात्र और छात्राएं बहुत दूर दूर से इसमें जुड़ी हुई हैं। इसमें अर्चना जी के व्यक्तित्व का आकर्षण और उनकी लोकप्रियता का बहुत अच्छा मापदंड है। और अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जो मिस्टर शंकर आर.एस. मैसूर से आए हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मिस्टर शंकर आर.एस. जो है वह ऑटोमेशन इंजीनियर है, ट्रेवलर, environmental activist, waste barrier, enter, order, on whole plant-based diet, have a zero waste print, and whole plant and minimalist yoga and meditator है। अभी शंकर जी रामकृष्ण विवेकानंद भारत यात्रा पर हैं, जो भारत में 206 रामकृष्ण मिशन के जो ब्रांचेज हैं, सेंटर्स हैं, उसमें ये यात्रा करेंगे। इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की। उन्नाव कुर्ग जगह है जहाँ से ये कन्याकुमारी गए, धनुषकोटी गए, खेतरी गए, जम्मू, वैष्णो देवी, बनीलाल पहाड़, श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, लेह, करतुला टॉप, शिमला, सुल्तानपुर लोधी, करतारपुर साहिब, हरिद्वार, अयोध्या, और अब तक ये करीब 30,500 किलोमीटर अपनी गाड़ी जो गाड़ी है उसके द्वारा ये ट्रेवल कर रहे हैं। और अब तक इन्होंने करीब 11,500 रुपया टोल टैक्स के रूप में विभिन्न टोलों पर देते हैं, और इनकी यात्रा अभी आगे आने वाली है। सौभाग्य से आज ये मुजफ्फरपुर के रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं,
हमारी भेंट उनसे हुई और स्वामी भावात्मानंद सचिव ने उनसे निवेदन किया कि आज का जो वेबिनार है उसमें आप लोगों को ये संबोधित करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या नौजवान बच्चों को, शिक्षकों को और समाज के लोगों को कैसे क्या करता है उसके बारे में प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय शंकर आर्यस फ्रॉम मैसूर, प्लीज वेलकम सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you. Thank you, Professor Singh, for that wonderful introduction. Echo आ जाएगा. Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank Swami Bhavatmananda ji, Secretary of the Muzaffarpur Ramakrishna Ashrama, the organizers from Prayatna, Professor Archana Gupta ji, Professor Thakur, and ladies and gentlemen. I would like to start with a short prayer. Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Jai Ram Krishna to all of you. We just now heard a very wonderful and a very technical talk on biodiversity from Professor Dr. Archana Gupta ji. And I would like to thank her for all the facts and figures that she has laid out before us. And she said one thing which caught my attention. What is biodiversity? Biodiversity is nothing but life on earth. Life on earth is nothing but nature. And we are part of nature. So what do we need to do to conserve it? We have to live along with nature. That's all. It is a very simple thing to do. So she was talking about nuts and bolts. I think the major nut in this is the human being. So if this nut steps aside, then all species will thrive and live to their fullest. And what we should do, we should live along with nature. And I will be sharing my own personal life story. From the last 35 years, I have been on a whole plant-based diet in which we do not take any animal products. We do not take even honey. Well, the list is long. I'm sure you can understand if it is a whole plant-based diet, then every item that goes into one's mouth should come from a plant, as in nature. And we do not eat any processed foods. We do not eat any refined foods. I do not eat anything that comes in a bottle or a packet that comes from a factory. And I usually have chemical-free food. And most of my diet is on vegetables and fruits, which are micronutrients, which the body requires. And I also eat very minimal dals because protein is not required for the body. And I follow a very yogic way of life, which has been laid down by our ancestors and which has been very, very explained in great detail in our Vedas and Upanishads. India as a society and as a civilization used to live very close to nature, as we all know. And I think that is the simplest way we can do on a personal level to conserve whatever we call as biodiversity or nature or whatever names we choose to give it. So what do we mean by a yogic way of life? It means that one must be as close to nature as possible. As you all know, our bodies and we are also made up with the 5 Panchabhutas, with which the entire nature is made up of, and in almost the same proportion as it is in nature. And following a whole plant-based diet has lots of advantages because we do not produce any wastage and we do not require any major factories to provide our food. And it is a very simple lifestyle to lead. And we also don't use any appliance, like we do not use a fridge, we do not use a microwave, we do not use a pressure cooker to cook our food. Our food is cooked in a very, very, very old way by not pressurizing it, by not frying it in oil or using any refined
foods and products. And and one must definitely do one sadhana. One must make it a habit to do yogasanas in the morning for at least 2 hours. One must go for a walk. One must adapt some sport into one's life and lead a happy life and lead a simple life, lead a saral jivana. So all that one needs to do is to follow a yogic way of life and lead a very simple lifestyle. I also don't use any furniture at home. I don't use any table. I don't use any chair. I don't use any cot. And I sleep on the floor. I do everything, all my activities on the floor. So it is actually a very simple lifestyle to lead. And this also provides us with I can call myself a zero waste footprint. I have a very, very minimal carbon footprint also, because most of the time I use public transport and most of the time I walk around. And with these few words, I would also like to leave you with a thought. I am a very, very ardent follower of dinacharya, which is a daily routine. One must have a daily routine in our life. All of us have only 24 hours, and how we use these 24 hours dictates how we live our lives and what we can do to nature and its conservation. And for this, I follow what is known as a 5S principle, in which the first S is Sankalpa. Sankalpa, as you all know, is commitment to do something. And then one must do our sadhana, which is our yogasanas, practice of a yogic way of life. And these matters come under sadhana. And whatever action we do, we should do it with a bhava of seva, which is the third S. And one must always have a good satsang with like-minded people. And this is the fourth S. And the last but not the least, we should not forget that whatever actions we do should be in line with our Sanatana Dharma. So we are all products of the Sanatana Dharma, and we should be fortunate that we are born in this wonderful land of Bharat, and we should thank God for it. And I think we should do everything that is possible to leave the earth a better place for our children and for our future generations. With these few words, I would like to finish my talk. And if anybody wants, you can note down my number. Professor Singh also has my number, and you can contact me for anything on any of the topics that I have spoken about. We can discuss in greater detail. Jai Ram Krishna, and thank you for this opportunity. Thank you so much. सर आप म्यूट हैं। सिंह सर आप म्यूट हैं सर। Thank you, Shankar RS. You have given a very nice talk, and I think it is very useful for our participants, our students, and other participants who are here in the webinar. And now I move on to our next step, that is memento presentation. Memento presentation, I request after memento presentation, presidential remark और चेयरमैन साहब प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी का वक्तव्य होगा। तो मैं मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए प्रयत्न के निदेशक आदरणीय प्रभात जी से निवेदन करता हूं। प्रोफेसर विकास उपाध्याय, श्री देवेंद्र पांडे साहब सब हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विकास उपाध्याय पटना से जुड़ चुके हैं और आदरणीय देवेंद्र पांडे साहब मुजफ्फरपुर से जुड़ चुके हैं। आप सबों का स्वागत है। प्रभात जी, अभी मेमेंटो प्रेजेंटेशन होगा कि बाद में? जो आदेश करें सर। अभी रुक जाइए, तो पहले अमरेंद्र जी का वक्तव्य करा लेते हैं। तो आज के कार्यक्रम के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी,
जो संस्कृत के विद्वान एचओडी रह चुके हैं एमपी सिन्हा साइंस कॉलेज में और वहाँ के प्राचार्य, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपना अध्यक्षीय संबोधन देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सीनायन साहब जी, प्रभात जी और अर्चना जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से डिजिटल प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन के साथ जो है सो अपना वक्तव्य पूरा किया और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बतलाया। शंकर जी तो एकदम मंत्रमुग्ध कर दिए, क्योंकि उन्होंने प्रकृति, शंकर नाम ही है और संग करोति संग कल्याणम करोति इति शंकर है, पूर्ण रूप से कल्याणकारी योजना के तरफ चल रहे हैं, प्रकृति साहचर्य के तरफ चल रहे हैं। इसलिए हमने जो समझा कि बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रकृति को कैसे हम संवार सकते हैं और उसको हम अपने साहचर्य में लेकर के मानव सृष्टि संरक्षण में इसका योगदान कैसे हो सकता है, इस पर बहुत अच्छी चर्चा जो है सो चली। अब मैं एक वेद के मंत्र से मैं इसमें योगदान करने का शुरू करूंगा। कहते हैं हमारे वेद में कि दृके दृंगवं हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये मित्रस्य चक्षुषा समीक्षावहे, कि मैं मित्र की चक्षु से, मित्र के आंखों से संपूर्ण प्रकृति को मैं जो है सो देखूं, और फिर मैं भी जो है सो प्रकृति के, जब मैं देखूंगा प्रकृति को मित्र के चक्षु से, तो मैं भी देखा जाऊं। ये हमारे ऋषियों ने कामना की और इसीलिए हमारे ऋषि प्रकृति साहचर्य और प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए बहुत ही योगदान दिया और सनातन धर्म इसी पर टिका हुआ है। तीर्थ यात्रा वगैरह भी इसी पर टिका हुआ है कि प्रकृति साहचर्य में हम एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह हम जाते हैं, प्रकृति साहचर्य करते हैं, प्रकृति के गोद में जो है तो हम अपना सानिध्य स्थापित करते हैं, इससे मनुष्य की प्राप्ति होती है। पर्यावरण जो है वास्तव में जो अपना बायोडाइवर्सिटीज है वो पर्यावरण का ही स्वरूप है, और पर्यावरण हम उसको कहते हैं कि परितः आवरणम आवृतम जेन स ये पर्यावरण, कि चारों तरफ हम जिससे आवृत हैं वही हमारी प्रकृति है और उसी से हम जो है सो पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण संरक्षण के लिए आज जो प्रयत्न चल रहा है, वो प्रयत्न अगर हम उसकी तरफ जो है कि समझ जाएं कि ये पर्यावरण हम में ही है, मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है और पंच तत्व का संरक्षण अगर नहीं होगा तो मनुष्य की प्रकृति और सृष्टि का विनाश जो है सुनिश्चित हो जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जैविक खेती में कैसे जो है सो हम लोगों के यहाँ जब खेती होती थी, मिट्टी, गोबर, गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से और मिट्टी खेत में डाल करके और खेती होती थी, जिसके द्वारा जीव जंतु जो हमारे मित्र कीट हैं वो सब प्रफुल्लित रहते थे और हमारी सहायता करते थे। आज वो मर रहे हैं, जिसके कारण से विष पैदा हो रहा है। जो हमारे यहाँ अन्न को औषधि कहा गया, वो औषधि नहीं, अब विष के तरफ जो है सो होता जा रहा है, विष हो रहा है। तो हम लोगों को इन डाइवर्सिटीज पर जो है सो पूर्ण रूप से सोचना है और काम भी करना है। अब देखिए, मैं एक अपने संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते मैं एक सूक्ष्म बात बताता हूँ आप लोगों को कि प्रकृति का कितना महत्व था। हम सब लोग जानते हैं, देखे हुए भी हैं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो है सो जब लड़का जाता था बारात लेकर के,
वहाँ लड़की के घर पर, तो उसको चबर डुलाया जाता था और चबर इकोलॉजी का काम करता था। वो किसी तरह का वायरस वहां पर नहीं पहुंच पाए इसका काम करता। चबर होता क्या था, तो चमड़ी गाय के पूंछ से जो है सो बनता था। इतनी उसमें शक्ति जो है। वाल्मीकि रामायण में जो है सो आया है कि लव कुश का जो नाम पड़ा और जन्म हुआ था, वो जुड़वा थे, ट्विंस। लेकिन वहां तो कोई डॉक्टरी साधन था नहीं जो है सो वाल्मीकि आश्रम में, तो प्रकृति साहचर्य में उनका जन्म होना था। तो जन्म जो हुआ तो उनके गर्भ के क्लेद को, कष्ट को, उनके पोछ पाछ करने के साधन को गाय के पूंछ और कुश से ही उसका जो है सो निवारण किया गया था, जिसके कारण से उनका नाम भी जो है सो कुश और लव ही पड़ा। कालिदास लिखते हैं कि सौ तौ कुशलवोन मृष्ट गर्भ क्लेदौ तदाख्या कभी कुशलवावेव चकारा किल नामतः। उनके गर्भ के कष्ट को निवारण किया गया था कुश से। कुश जो दर्भ है वो पवित्रिक, माने किसी भी चीज को, जल को या वातावरण को पवित्र करने में उसका बहुत बड़ा हस्ता है। और अपनी देशी गाय जो है उसके पूंछ में वो शक्ति है। तभी तो कृष्ण भगवान को जब मूर्छा लग गई थी पूतना के दूध पीने के पश्चात, तो उसका निवारण कैसे किया गया था, तो गाय के पूंछ से पहले उनका फर्स्ट एड किया गया। मूर्छा लगी तो उसमें बिल्कुल दसम स्कंध में आया है, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध में, कि यशोदा रोहिणीभ्याम ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षाम विधिद्री सम्यक गोपुक्ष भ्रमणादि भी। गाय के पूंछ को घुमा करके और उनका जो है तो फर्स्ट एड किया गया था। बंधुओं, इन सब बातों को देखने के बाद ये लगता है कि हमारे यहाँ प्रकृति जो मनुष्य को तो उससे बना ही है। यत कचिनम सा पृथ्वी, जो ठोस हमारा शरीर में है वो पृथ्वी है। यद द्रवम तदाप, जो द्रव है वो जल है। यत संचरति स्ववायु, इसमें जो संचरणशील है वो वायु है। यत उष्णम तत् तेजु, जो गर्मी है वही अग्नि है। और यत सुशीलम तद आकाशम, जो शिराएं हैं और मस्तिष्क में पहुंचती हैं वही आकाश है। तो अगर हम इस पर नहीं ध्यान दिए तो हम लोगों को इसका खामियाजा तो शुरू हो ही गया है भुगतना, और भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा विषय जो है सो रखा गया। अब जैसे इसमें डिजिटल है जो इसमें दिखलाया गया, तो बहुत अच्छा ढंग से सभी जीव जंतुओं को दिखलाया गया। अब देखिए, सर्प को हम लोग जो है सो देखते हैं तो कोई उसको मार देता है। सब लोग नहीं मारते हैं जो जानते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग जिसको मार देता है। लेकिन विषधर उसका नाम है। प्रकृति है विषम संधारयति इति विषधर। प्रकृति में जो विष है उसको जो धारण कर लेता है उसका नाम जो है सो विषधर होता है, वो सर्व है। जब से हमने संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी के नाते हमने जब इसको जाना और पढ़ा, तब से मैं अपने कैंपस में अनेकों सर्प हैं, लेकिन मैं देखता हूं तो उनका प्रणाम करके और कहता हूं जाइए अपना स्थान पकड़िए जो। धन्यवाद सर। तो बंधुओं, ये डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण, प्रकृति, साहचर्य, इस पर हम लोगों को सही ढंग से आगे बढ़ना और प्रयत्न पूर्वक जो है तो आगे बढ़ना सब लोगों को, और इसमें सबको कुशल बनाना। और इसमें जैसे शंकर जी ने कहा कि इस तरह का जो है सो हम प्रकृतिमय जीवन जीते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रकृतिमय जीवन जी करके आनंद पूर्वक प्रकृति के साहचर्य में प्रकृति का पोषण भी करना चाहिए और प्रकृति के अपने निर्धारण भी करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए आदरणीय प्रथम के निदेशक आदरणीय प्रभात जी से निवेदन करूंगा कि वे
अतिथियों को मेमेंटो प्रेजेंटेशन का। इसके बाद निकिता सिंह इलियास निकिता राज हाजीपुर से जुड़ी हुई हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। ये मेमेंटो प्रेजेंटेशन हम वर्चुअल ही करते हैं, क्योंकि एक्चुअली यह तो वर्चुअल मीटिंग है तो वर्चुअल ही होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मेमेंटो को हम उनके पास पहुंचावें। तो यह वर्चुअल है लेकिन एक्चुअल में भी हम लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो प्रयत्न निदेशक महोदय प्रभात जी कृपया आवें। मित्रों, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैडम का यशस्वी व्याख्यान से हम लोग लाभान्वित हुए। मैडम के प्रयत्न परिवार एवं तमाम उपस्थित प्रतिभागियों की ओर से आप मेमेंटो प्रदान कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करते हैं, सादर समर्पित करते हैं। कृपया इसको स्वीकार करने की कृपा करें। थैंक यू सर। अब हम हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार ठाकुर सर के प्रति आभार प्रकट करते हुए आपको सर यह स्मृति चिन्ह प्रयत्न परिवार की ओर से सादर समर्पित है और तमाम प्रतिभागियों की ओर से कृपया स्वीकार करें सर। धन्यवाद। आज के हमारे विशेष अतिथि मैसूर से चलकर सेवाश्रम मुजफ्फरपुर में उपस्थित हुए हैं मिस्टर शंकर सर, आपको प्रयत्न परिवार की ओर से सादर समर्पित है। धन्यवाद। कृपया स्वीकार सर। मैं स्टूडेंट की मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर में आज आपको पहुंचाने का काम करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि अब तक स्मृति चिन्ह पहुंच जाए। धन्यवाद प्रभात जी। और अब निकिता राज हमारे प्रयत्न संगठन के कार्यक्रमों की बहुत पुरानी पार्टिसिपेंट है। बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने नेट की परीक्षा पास कर पीएचडी का काम शुरू किया हुआ है और भी अपने करियर के उत्थान के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगी हैं। उनसे मेरा निवेदन है निकिता राज या निकिता सिंह हाजीपुर से कि आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। मैं निकिता राज आज इस वेबिनार से जुड़े समस्त जो भी मेरे गुरुजन हैं, जो भी मेरे वरिष्ठ जन हैं, उन सबको मैं सबसे पहले नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ प्रभात सर को, जो कि डायरेक्टर हैं प्रयत्न संस्था के, जो कि समय समय पर इस वेबिनार को कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है उससे लाभान्वित होते हैं। दूसरा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी एसएनपी सिन्हा सर को, जो कि इस प्रोग्राम को बहुत ही लंबे समय से कोऑर्डिनेट करते आ रहे हैं और वो काफी अच्छे तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अर्चना मैम को, जो कि आज इस टॉपिक जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इस टॉपिक में उन्होंने अपना ही बहुत ही अच्छा ब्रीफ लेक्चर दिया है। मैम थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज गेन करवाने के लिए। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूंगी प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर सर को, जो कि इस वेबिनार के चेयरमैन हैं। सर आपको भी बहुत थैंक यू, आपने बहुत ही शॉर्ट में काफी अच्छा नॉलेज दिया हम लोगों को। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी शंकर सर को, जो कि मैसूर से हैं और फिलहाल वो अभी मुजफ्फरपुर में है। सर मैं आपको भी आपके लिए भी थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ आए, हम लोगों से जुड़े, हम लोगों को काफी अच्छा लगा। उसके बाद अंत में मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी इस वेबिनार से जुड़े जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको। उन लोगों ने काफी अच्छा और काफी पेशेंसली ढंग से इस वेबिनार को अटेंड किया, क्योंकि कोई भी वेबिनार तभी कंडक्ट हो पाएगा जब इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे, इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं एक बार फाइनली लास्ट में फिर से आप सबों के लिए थैंकफुल हूँ कि आप सब इस वेबिनार से जुड़े और प्रभात सर जिस तरह से इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं वो हमेशा इसको कंडक्ट करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सर।